मध्य पूर्व में आज नाटो का अपना समकक्ष उभरा है। आज 7 अगस्त को मक्का में वो घटना घटी जिसने मध्य पूर्व में ताकतों का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है और ईरान स्पष्ट रूप से इससे खुश नहीं है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक रक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मॉडल बिल्कुल नाटो के अनुच्छेद 5 के समान है, यानी इन तीनों देशों में से किसी एक पर हमला समझौते के सभी प्रतिभागियों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सऊदी अरब पर आगे कोई हमला होता है ईरान द्वारा समर्थित और वित्त पोषित यमनी हूतियों की ओर से, तुर्की और पाकिस्तान को भी युद्ध में आना होगा। पर तेहरान ने साफ कहा है कि उनके साथ समझौता सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सऊदी अरब की सुरक्षा ये सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज है जो किसी भी तरह से रियाद की रक्षा नहीं करेगा। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनके अनुसार ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा और उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बार फिर घोषणा की कि ईरान के साथ समझौता आने वाले दिनों में तैयार हो जाएगा। आइए इस एपिसोड में दोनों घटनाओं और उनके संबंधों को समझें। मेरा नाम अलेक्सेई पीतरबुर्ग है। इन विषयों को साथ समझते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। तो चलिए मध्य पूर्व में ऐतिहासिक समझौते से शुरू करते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे पहले ही मध्य पूर्वी नाटो कहा जा रहा है। पक्षों के बीच साल भर बातचीत के बाद ये दस्तावेज तैयार हुआ है। ये अचानक नहीं बल्कि पहले से योजना बनाकर बनाया गया और अब साइन हुआ है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि तीनों पक्षों ने बातचीत जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध के बाद ही शुरू की थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। तीनों देशों के साझा बयान के अनुसार यह समझौता किसी भी आक्रामक कृत्य के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए है। दस्तावेज की आधिकारिक भाषा इस प्रकार है, उद्धरण, इसका उद्देश्य सामूहिक रक्षा को मजबूत करना, संभावित आक्रामकता को रोकना और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बढ़ाना भी है। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि प्रत्येक पक्ष ने कौन कौन सी जिम्मेदारियां ली हैं। हमले की स्थिति में सैन्य सहायता देने की प्रक्रिया भी अभी तक उजागर नहीं की गई है। लेकिन बात यह है कि यह समझौता उस समय पर हस्ताक्षरित किया गया जब यमनी हूती ईरान के समर्थन से सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहे हैं और सऊदी तेल के निर्यात के लिए लाल सागर की नाकाबंदी की घोषणा कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान और तुर्की अच्छी तरह समझ रहे थे इस हालात में ये समझौता किया जा रहा है और साफ है वे सच में सऊदियों की मदद करने के लिए राजी हैं। तुर्की प्रतिनिधि ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए जोर दिया कि ये समझौता रक्षात्मक प्रकृति का है। ये किसी विशेष देश या पक्ष के खिलाफ नहीं है। ये क्षेत्र के अन्य देशों के शामिल होने के लिए खुला है और ये मौजूदा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों को रद्द या प्रतिस्थापित नहीं करता है। और सऊदी अरब ने अलग से कहा कि ये समझौता किसी भी परमाणु महत्वाकांक्षा से जुड़ा नहीं है और क्षेत्र के किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है। ये सफाई अपने आप में बहुत कुछ कहती है क्योंकि इसे देना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि इस समय अमेरिका और सऊदी अरब इस बात को अंतिम रूप दे रहे हैं कि अमेरिका सऊदी अरब को अपनी शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा जिसमें यूरेनियम संवर्धन की संभावना भी शामिल है। फिर भी बिना चालबाजी के नए गठबंधन का पैमाना आंकड़ों में काफी प्रभावशाली है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के पास मिलाकर 12 लाख सैनिकों की सेना है, लगभग 4000 टैंक और 700 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। तीनों देशों का कुल रक्षा खर्च सालाना 125 अरब डॉलर है। सैनिकों की संख्या के हिसाब से इन तीनों देशों की सेना भारत के बराबर है। रक्षा खर्च में ये दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों जैसी है। अलग राजनीतिक महत्व ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अब वो सऊदी अरब की रक्षा करने का वादा कर रहा है। हालांकि इसी समय पाकिस्तान के ईरान के साथ भी काफी करीबी संबंध हैं।
इसी समय ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रतिनिधि इब्राहिम रेजाई ने कहा कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब को अपनी नीति बदलनी चाहिए, ना कि समझौते करना चाहिए। आगे उनकी टिप्पणी है, सऊदी लोगों को समझना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ औपचारिक समझौता सुरक्षा नहीं देगा, जैसे कि वर्षों तक अमेरिकियों के हितों को एक तरफा बढ़ावा देने से भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। अपनी नीति में सुधार करें ताकि आपको दूसरों से सुरक्षा की भीख न मांगनी पड़े। ये समझना जरूरी है कि ये समझौता तीन देशों के बीच पहले से बने संबंधों की पुष्टि है, न कि नजदीकी का पहला कदम। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में ही आपसी रक्षा के लिए द्विपक्षीय समझौता कर लिया था, यानी उस समय भी जब ईरान ने सीधे तौर पर सऊदी क्षेत्र पर हमला करना शुरू नहीं किया था। अंकारा पहले ही इस्लामाबाद को 4 अदा श्रेणी के कार्वेट्स दे चुका है। उसने पाकिस्तान की पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों को भी आधुनिक बनाया है। वहीं रियाद ने भी तुर्की के बायरक्तर अकिंची अटैक ड्रोन खरीद लिए हैं। इस साझेदारी में तुर्की और पाकिस्तान उन्नत रक्षा तकनीक और उत्पादन क्षमता प्रदान कर सकते हैं, जबकि सऊदी अरब वित्तीय सहायता देने में सक्षम है। कुल मिलाकर ये समझौता इन तीनों देशों के पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर प्रभाव को मजबूत करेगा। और ध्यान दें, यहां रूस का अब बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी ये मान लेना चाहिए कि रूस को एक देश के रूप में मध्य पूर्व की सुरक्षा संरचना से बहुत पहले ही बाहर कर दिया गया था। बस ऐसे ही निकाल दिया और कह दिया, बस यहां कोई गंदे रूसी नहीं होंगे। अब ये अभी क्यों हुआ? यह युद्ध का व्यापक संदर्भ जरूरी है, क्योंकि खुद ये सौदा हाल के दिनों में बढ़े तनाव का सीधा परिणाम है। रियाद पश्चिम एशिया में युद्ध का सबसे मुखर विरोधियों में से एक था और इस पूरे समय उसने ट्रंप को ईरान के खिलाफ तनाव बढ़ाने से रोकने की कोशिश की। लेकिन हमलों का सामना सऊदी अरब लगातार कई दिशाओं से कर रहा है। आखिरकार इन हमलों ने सऊदी अधिकारियों को गहरी चिंता में डाल दिया है। रियाद में इशारा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ईरान समर्थित इराक और यमन के संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर समन्वित हमले के लिए तैयारी कर रहा है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के समर्थन से सक्रिय हैं। तेहरान पहले ही खाड़ी देशों को चेतावनी दे चुका है कि अमेरिकी हमलों की पुनरावृत्ति पूरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रतिष्ठानों और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर जवाबी हमलों को जन्म देगी। असल में वास्तविक नुकसान का पैमाना पहले से ही बड़ा है, मतलब है नुकसान जो ईरान की प्रॉक्सी ताकतें सऊदी अरब पर पहुंचा रही हैं। ये तो छोड़िए, खुद ईरान ने सऊदी अरब की जमीन पर कितने ठिकाने तबाह कर दिए हैं। उदाहरण के लिए यमनी हूती लाल सागर को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जैसा कि पता चला है, रॉकेट और ड्रोन हमलों के कारण यमन में कम से कम 58 सरकारी सैनिकों को मार दिया गया। और ये यमन के गृहयुद्ध के पिछले 4 सालों में सबसे खूनी दिनों में से एक है। यानी इसका मतलब है कि हूती फिर से अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रहे हैं। और सऊदी, याद दिला दूं, वे यमन में सरकारी बलों की तरफ हैं। और ठीक इसी संदर्भ में मक्का में किए गए समझौते का असली मतलब सामने आता है। ये तेहरान के लिए चेतावनी है कि क्षेत्र में ताकतें एकजुट होकर एक ताकत बन रही हैं। और अगर सऊदी अरब पर एक और बड़ा हमला होता है तो ये समझौता सच में लागू हो सकता है। इससे पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हो सकते हैं और जंग का दायरा बढ़ सकता है। अब दिन की दूसरी घटना, ट्रंप का ईरान पर बयान है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, मुझे लगता है सब जल्दी खत्म होगा, ईरान ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ये सुनना अब मजाकिया लगता है। ध्यान रहे, ऐसी बातें हम पिछले 6 महीनों की जंग में कई बार सुन चुके हैं। गोला बारूद की उपलब्धता पर सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने सीधे तौर पर समस्या को स्वीकार किया। उद्धरण, हमारे पास कुछ खास तरह के बहुत शक्तिशाली हथियार हैं जिनका भंडार लगभग असीमित है। कुछ मामलों में स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण है। उनके अनुसार अमेरिकी रक्षा कंपनियां नई उत्पादन सुविधाएं बना रही हैं, जिनमें पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइल कारखाने शामिल हैं। लेकिन ठीक कल ही ट्रंप ने निजी बातचीत में फिर भी शिकायत की
कि पेंटागन के हथियार भंडार की कमी की खबरें अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत में कमजोर दिखाती हैं। इसीलिए वह सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अमेरिका के पास गोला बारूद की भारी है, हालांकि कुछ खास हथियारों की कमी मानते हैं। साथ ही मैं याद दिला दूं, ईरान और ओमान हरमुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक नौवहन पर एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। और आज एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि अंतिम फैसला उच्च स्तर पर लिया जाएगा और चेतावनी दी कि ये समझौता अपने आप जलडमरू मध्य को खोलने की गारंटी नहीं देता, क्योंकि वहां अमेरिकियों के लिए कई शर्तें हैं जिनके बारे में मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बताया था। तेहरान अमेरिका से सीधे बात से इनकार करता है, कहता है सिर्फ ओमान से बातचीत हो रही है। ये भी अलग से उल्लेख करना चाहिए कि इससे जुड़ी एक पहले की लेकिन संबंधित पहल भी है। अभी जुलाई के अंत में ही 14 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने के सऊदी प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश शामिल हैं, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया। ये समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक गठबंधन है, खासकर लाल सागर में। 7 अगस्त को मक्का में हस्ताक्षरित समझौता कहीं अधिक सीमित और कानूनी रूप से सख्त है। ये तीनों देशों के बीच एक पूर्ण सामूहिक रक्षा संधि है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इसके बावजूद सऊदी अरब ने क्षेत्र की सुरक्षा के मामलों को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है। नतीजा ये है कि सऊदी अरब, जो शायद अब केवल अमेरिकियों से सुरक्षा की उम्मीद करते करते थक चुका है और ईरान समर्थित समूहों के हमलों से लगातार वास्तविक नुकसान झेल रहा है, वो अब अपने 2 अन्य बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ियों परमाणु संपन्न पाकिस्तान और शक्तिशाली सेना वाली तुर्की के साथ अपनी खुद की सैन्य गठबंधन बना रहा है। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भरोसा दिलाया जा रहा है कि युद्ध अब अंत के करीब है। वे गोला बारूद की कमी स्वीकार कर रहे हैं, जिसे वे सार्वजनिक रूप से कम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि अगर ऐसा कहा जाए तो मध्य पूर्व में वास्तव में सऊदी अरब ही शक्ति का नया केंद्र बनता जा रहा है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।